जहां पर मोदी को हराने की बात आएगी तो हम गठबंधन के साथ खड़े होंगे। हम उसमें इस तरीके मोदी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी देश के लिए जहर है। जहर है? हाँ, देश के लिए जहर है। जहर बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे जहर है? जहर, अभिशाप जिसको बोलेंगे, वो तो कह रहे बीमारी। हैं, हमने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं ना, मैं भी तो कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनो, मैं भी तो सुनो। ब्राह्मणवाद जानते हो, मनुवाद जानते हो क्या है? मैंने अभी पहले आपको बता दिया, आरएसएस जो होता है, आरएसएस जो संस्था यहाँ पे बनी हुई है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो है मनुवादी मैंने ये सरकार कह दिया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, ठीक है, और कल आपका बच्चा मेरी जगह खड़ा हो जाएगा तो मैं चाहूंगा आपका बच्चा पढ़े लिखे। आप सरकार को कह रहे हैं कि मनुवादी सरकार है। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। अरे तो कहने के लिए तो हर कोई कहता है भाई, आप रियलिटी को पहचानिए। चोर चोर कभी एक्सेप्ट करता मैं चोर हूं? गैर जिम्मेदार जनता रहेगी तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। जब जनता जिम्मेदार हो जाएगी देश के प्रति, समाज के प्रति, तो नरेंद्र मोदी जो है 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे, बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? कानून व्यवस्था का रूप बदल गया है। पहले अखिलेश यादव जी गुंडागर्दी करते थे, ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी जातिवादिता के आधार पर गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने पुलिस को गुंडा बना दिया है। मतलब समझ रहे हैं ना कि बंदूक काम करेगी लेकिन मैं सामने नहीं दिखाई दूंगा। मतलब पीछे से वार होगा, आगे से भैया मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं। – 2024 चुनाव नजदीक है और बिहार में 25 का भी लोक विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां वो सक्रिय हो चुके हैं और अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में एक ऐसी पार्टी ने एंट्री की है जो बिल्कुल ही नई है। उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी और उसके अध्यक्ष आरपी मौर्य जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या है और बिहार में इनका कदम कैसे पड़ा। भारत देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे आप अपनी कह लें। सभी पार्टियां व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, मनुवाद में ग्रसित हैं और सब लोग पार्टी नहीं, पार्टी कहने के लिए तो लोकतांत्रिक होती है, लेकिन एक कंपनी की तरह चल रही है। पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए और रिटर्न लीजिए 10 साल के बाद। ऐसी कंपनी चल रही है सारी पार्टियां। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस देश के अंदर हैं तो सोचना तो लाजमी है कि भाई इस देश का कल्याण और उत्थान कैसे होगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन जब किया गया तो भारत देश में युवाओं का राजनीतिक जो भविष्य है वो शून्य है, और जब राजनीतिक भविष्य शून्य है तो सब कुछ शून्य है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, सत्ता हर ताले की चाबी होती है। तो जब युवा सत्ता में जाएंगे नहीं, चोर और बदमाश जाएंगे बना बना करके, तो युवाओं का भविष्य कौन सुधारेगा? इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है। अब भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो संविधान है वो अन्य पार्टियों के संविधान से बहुत अलग है। अभी तक कोई चुनाव लड़ी है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी? हाँ, 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में शामिल हुए थे, लेकिन वहाँ पर जैसे जो समस्याएं हम लोगों ने फेस किया जमीनी लेवल पर, कि पार्टियां एक तरीके से पूरी हॉबी हैं। हॉबी होने का मतलब है कि नीचे वाले किसी भी व्यक्ति को या पार्टी को उठने नहीं देना चाहती हैं, ठीक है। तो 3 से 4 सीटों पर हम लोगों ने पर्चे भरवाए थे, लेकिन वो सारे पर्चे उन लोगों ने खारिज करवा दिया। खारिज करवा दिया बीजेपी वालों ने। और यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके पर्चे खुद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो भर करके लिख रहा था। तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाया? खारिज कर देना ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो होता ही है, ये तो चुनाव लोकतंत्र में ये कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र में जो अधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो सब ऑलरेडी मैनेज होते हैं। चुनाव का तरीका है भारत में, ठीक है। जैसे मैं बड़ा कोई नेता हूं और हमने आपको मैनेज, रिटर्निंग ऑफिसर को मैनेज कर लिया, तो उन्होंने हमारी वाली बात करी और देखा, समीकरण बनाया कि छोटे मोटे जितने आ रहे हैं उनको साइड में कर दो, 2 में लड़ाई हो जाएगी, समीकरण बन जाएगा, इलेक्शन जीत लेंगे। तो वो फॉल्ट आप में निकालते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अगर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की केस करवा दें, स्टे ले आए, रोक लें, तो चुनाव आयोग ये कहता है कि आप केस करवाइए, कुछ भी करवाइए, लेकिन चुनाव नहीं रुकेगा। अगर आप केस करवाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं, तो बाद में जो है उसको होल्ड कर दिया जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। अब ये मुझे बताओ कि कोई पार्टी बना रहा है या कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, कोई व्यक्तिगत काम नहीं, वो बस दिन भर यही काम करे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहीं। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी में पैदा हो गया। मैंने विधायक बनने का सोचा, मैंने सांसद बनने का सोचा, तो मैं भारत देश की पूरी व्यवस्था से जब लड़ूंगा
तब कहीं जाके पार पाऊंगा। कितने लोग हैं यहाँ से जो घर द्वार सब छोड़ करके लड़ने के लिए तैयार हैं? रेयर केस में। इसलिए जो युवा ईमानदारी से लड़ रहा होता है वो पीछे हो जाता है, और जो चोर बदमाश टाइप के लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं। इस वक्त आप बिहार की राजधानी पटना में हैं जी। बिहार कैसे आना हुआ और बिहार आकर के क्या उद्देश्य, बिहार आने का उद्देश्य क्या है? नहीं, बिहार मेरी ऐतिहासिक जन्मभूमि और क्रमभूमि दोनों है। मैं भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, सम्राट अशोक का फॉलोअर हूँ, बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। तो जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का जो दीपक यहाँ से जला है, इसके प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा और आस्था है, और बड़े दिनों से अभिलाषा थी कि मैं बिहार एक बार देख करके आऊँ, समझ करके आऊँ। और जबकि मैं यहाँ पर आया तो कोई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर देखने नहीं गया, जनता के बीच में गया, क्योंकि मेरी अभी जरूरत जो है वो कहाँ पर है मैं उसको देखना चाहता हूं। जनता के बीच जाकर आपने क्या अनुभव किया? अनुभव यही किया, अभी तो मैंने आपको बताया भी इससे पहले भी, कि जो है जनता पूरी तरह अस्त व्यस्त और परेशान है। जो सरकारी योजनाएं हैं जमीन तक एक भी नहीं है, कहीं चोरी है, कहीं बदमाशी है, कहीं अपहरण है, मार काट, हत्या, बलात्कार, ये सब चल रहा है लगातार। और बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, शिक्षा 0 बटा सन्नाटा है। जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनसे अगर जनरल नॉलेज के बारे में या वैसी जानकारी आप ले लीजिए तो कुछ नहीं, मतलब कुल राम भरोसे चल रहा है। पृथ्वी पर गाय भैंस की तरह आप आ गए हैं, जब तक आप जिंदा रहिए, चले जाइए। महंगाई कैसे कम किया जा सकता है? महंगाई पर तो सवाल बहुत लोग उठाते हैं, महंगाई है, कम कैसे किया जा सकता है? आप बताइए। पढ़े लिखे, ये बड़ी नीति है, ये 1 मिनट 2 मिनट में नहीं समझाई जा सकती कि महंगाई कैसे कम की जाए। समझ रहे हैं ना? जब सिस्टम हमारे पास आता है, जैसे आपने कहा कि गाड़ी कैसे चलाओगे, तो अब गाड़ी की चाबी आपने मुझे दी नहीं, गाड़ी पे बिठाया नहीं, अब बोलो गाड़ी बताओ कैसे चलाओगे, तो हम कैसे बता दें गाड़ी चलाएंगे? और कुछ चीज़ें इंटरनल पॉलिसी होती है, जो चीज़ हम शेयर नहीं करते हैं। शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि जो विपक्षी हैं वो लोग उस पर राजनीति तो कर लेंगे, प्रोपोगंडा तो फैला देंगे, लेकिन रिजल्ट 0 होगा। जैसे मैंने अभी शिक्षा वाला पॉइंट ओपन किया, तो इसलिए मैंने ओपन कर दिया है, उसको कोई भी कर ले, वो समाज और देश हित में है करके दिखा दे, अगर जनहित के लिए है। वैसे महंगाई की भी अगर बात होगी तो जो आर्थिक हमारी जो कमेटी है उस पर चिंतन मंथन होगा, विचार होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी हम शॉर्ट टर्म में उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, 25 का विधानसभा चुनाव भी होगा जी। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे या खुद के बल? नहीं, 2025 का तो अलायंस का कोई मतलब नहीं है। धुआंधार तरीके से हम लोग बिहार में लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। ये हम सभी बिहार वासियों से अपील करते हैं, अपना साथ सहयोग बनाइए, और बिहार की जो हर समस्या है उसका समाधान हम है। लेकिन अभी लोकसभा की जो बात हो रही है, प्रयास तो हमारा है पूरा, लेकिन अभी देखते हैं कि हम कितनी सीटों पर उतर पाते हैं। 2024 चुनाव को लेकर के तमाम जो विपक्ष के लोग हैं एकजुट हो गए हैं, जिस गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? जहां पर मोदी को हराने की बात आएगी तो हम गठबंधन के साथ खड़े होंगे। हम उसमें इस तरीके, मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी देश के लिए जहर है। जहर है? हाँ, देश के लिए जहर है। जहर बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे जहर है? जहर, अभिशाप जिसको बोलेंगे, बीमारी। हमने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कह रहे हैं ना, मैं भी तो कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनो, मैं भी तो सुनो। ब्राह्मणवाद जानते हो, मनुवाद जानते हो क्या है? मैंने अभी पहले आपको बता दिया। आरएसएस जो होता है, आरएसएस जो संस्था यहाँ पे बनी हुई है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो है मनुवादी सरकार है। मैंने ये कह दिया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, ठीक है, और कल आपका बच्चा मेरी जगह खड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा आपका बच्चा पढ़े लिखे। आप सरकार को कह रहे हैं कि मनुवादी सरकार है, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। अरे तो कहने के लिए तो हर कोई कहता है भाई, आप रियलिटी को पहचानिए। चोर कभी एक्सेप्ट करता मैं चोर हूं? जब वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है और 4 सोटा पीछे पड़ता है, तब वो कहता है हाँ मैंने चोरी करी। उससे पहले कोई चोर नहीं बोलता कि मैंने चोरी करी। अभी यहीं पर जा रहे हो, रास्ते में 1000 रुपये गिरा हो, उठा लोगे, और कोई ना देखे तो रास्ते में कोई पूछे भैया मेरा 1000 रुपये गिरा, कहीं देखा? तो नहीं भैया हमने नहीं देखा। मतलब 99% लोग नहीं कहेंगे। 15 अगस्त को पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा था। ऐसे मौके पर लाल किले की प्राचीर से ये कहना कि 2024 में फिर से मैं इसी लाल किले से झंडा फहराऊंगा, प्रधानमंत्री का। देखिए, प्रधानमंत्री क्या है, उसकी पहचान देश की जनता है, समझ रहे हैं ना, और जनता की पहचान प्रधानमंत्री है। गैर जिम्मेदार जनता रहेगी तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। जब जनता जिम्मेदार हो जाएगी देश के प्रति, समाज के प्रति, तो नरेंद्र मोदी जो है 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे, बता रहा हूँ मैं। और रही बात जो लाल किले की प्राचीर से चिल्ला रहे हैं, तो गोदी मीडिया उनकी है, पैसे उनके पास अरबों खरबों रुपए, दिन भर चारों तरफ जो मीडिया में चल रहा है उनको तो देख रहा है ना। हमको कौन देख रहा है? आपको कौन देख रहा है? बताइए आप मुझे। तो जब दिन भर उनका प्रचार चलेगा
और मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये बोले थे कि काम हो और या ना हो, सिर्फ प्रचार हो। तो सिर्फ प्रचार हो रहा है। दिन में 20 सूट बदला जाएगा और 20 एंगल से फोटो लिया जाएगा, ठीक है ना। पता नहीं कितना टाइम होता है अगले के पास। तो 20 एंगल से फोटो लिया जाएगा और कुछ लोगों को, जो मॉडर्न लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको भी मैं कहूँगा गैर जिम्मेदार, उनको बस एक्शन और फैशन से मतलब होते हैं, ठीक है ना। और देश की जिम्मेदारियों से। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? कानून व्यवस्था का रूप बदल गया है। पहले अखिलेश यादव जी गुंडागर्दी करते थे, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी जातिवादिता के आधार पर गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस को गुंडा बना दिया है। मतलब समझ रहे हैं ना कि बंदूक काम करेगी लेकिन मैं सामने नहीं दिखाई दूंगा। मतलब पीछे से वार होगा, आगे से भैया मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूँ। चलिए, बहुत तरीका वही है, बदला कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरपी मौर्या जी। उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, देश की राजनीति को समझ रहे हैं। 2024-25 चुनाव में अपना जो भी है जिस तरह से अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।